नाउ 11th स्टैंडर्ड का फिजिक्स में कल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बेसिक कुछ कराया था। हालांकि ये जो क्लासेस है कंटिन्यूएशन में थोड़ा जनरली है। सिलेबस का फिजिक्स जो है वो अपन स्टार्ट बाद में करने वाले हैं, जब तक ये बेसिक आइडियाज क्लियर नहीं होते तुम्हारे जो 8, 9, 10th बेस है, तब तक अपन सिलेबस 11th का सिलेबस का फिजिक्स स्टार्ट नहीं करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ये किया था। अब आज स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड क्या होता है, अगेन मैंने कल जैसा बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या बताया था मैंने, ये डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड अलोन। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी तो है बट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसा ही स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड के लिए दो, इसका यूनिट मैंने बताया था, ऐसा यूनिट दोनों का सेम है, मीटर। यूनिट जो होता है, यूनिट में वेक्टर और स्केलर नहीं देखा जाता है। तो यदि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मीटर में ही गिना जाता है, कल कैसा मैंने बताया था आपको, या डिस्टेंस जो है वो मीटर में मेजर किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में। ऐसा यूनिट जो है दोनों का, ये दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है और एमकेएस सिस्टम में भी बोला जाता है, इसको मेजर किया जाता है मीटर में। वैसे ही अभी स्पीड और वेलोसिटी, ये दो कंसेप्ट देखने वाले। स्पीड और वेलोसिटी, इसमें स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है और वेलोसिटी जो होता है ये वेलोसिटी वेक्टर होता है। अलॉन्ग लाइन वाला लीनियर की बात कर रहा हूं मैं। आगे चल के देखने वाले हैं कि एंगुलर भी क्या होता है आगे के सिलेबस में। तो स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब हाउ वी डिफाइन स्पीड। अब स्पीड डिफाइन करते समय डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी जैसा कोई भी बॉडी यहां से लेके यहां तक जाती है, ये डिस्टेंस कवर्ड करती है। और पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर, लाइक दैट, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम is called speed. How we define speed? Distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time मतलब स्पीड जो है, ये स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड upon time taken. अब ये जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, तो नेचुरली यूनिट क्या होगा, एमकेएस यूनिट, एसआई यूनिट भी बोला जाता है उसको। आगे मैं इसका मीनिंग बता दूंगा आपको। एसआई यूनिट मेजरमेंट चैप्टर जब आएगा पहला सिलेबस में, तो एसआई यूनिट इज मीटर, डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर और टाइम मेजर्ड इन सेकंड। तो यहाँ पे एसआई यूनिट में डिस्टेंस मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड में। सीजीएस यूनिट रहा तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको ऐसा भी लिखा जाता है या इसको ऐसा भी लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वो सब जैसा जैसा समय समय पे आएगा वैसा ही अभी मैं जनरल पढ़ा रहा हूं आपको। अब वैसा ही वेलोसिटी यदि डिफाइन करना है, तो हाउ वी डिफाइन वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जनरली वेक्टर क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ यूज करते हैं, जैसा यहाँ पे ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम बोला, वहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये जो होगा ये वेलोसिटी होगा। मतलब हाउ वी राइट इन फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बट जब वेक्टर अपॉन टाइम है तो उसको मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ बोला। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर किया जाता है, टाइम सेकंड में, क्योंकि मैंने बोला ये दोनों है एक स्केलर वेक्टर, लेकिन मीटर में मेजर किया जाता है। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ऐसा यूनिट जो है, ये ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, या मैंने बताया आपको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो इसके और पार्ट भी आते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इसमें आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये जनरल मैंने बताया आपको स्पीड और वेलोसिटी। नाउ स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, अभी एक्सीलरेशन देखेंगे क्या होता है। एक्सीलरेशन आपने लोअर क्लासेस में यूज किया है, ये कंसेप्ट आया हुआ है आपको, एक्सीलरेशन। अगेन एक्सीलरेशन, ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो सबसे पहले याद रखना है आपको, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा व्हेनेवर एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सीलरेशन होता क्या है असल में, यानी एक आधी बॉडी यहां से लेके यहां मूव हो रही है, ए से लेके बी तक। यदि इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं वेक्टर साइन दे रहा हूं, और यहां से लेके यहां तक फाइनल वेलोसिटी v है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन जो होता है, ये एक्सेलरेशन हमेशा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम टेकन। मतलब यहां से लेके यहां तक बॉडी को लगने वाला टाइम क्या है, ये टाइम सपोज t है। तो क्या बोलने वाले, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी क्या हो गया है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब याद रखो कि यदि वेलोसिटी बढ़ेंगी नहीं तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो। ये दोनों वेलोसिटी सेम रही तो नेचुरली जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। तो एक्सीलरेशन में वेलोसिटी बढ़ना चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। तो नेचुरली इसको चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोल सकता हूं। तो दिस एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन, इसको मैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहाँ पे v इज ऑलवेज ग्रेटर देन u, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है, ये फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर रहेंगी। अब क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, तो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन मिलेगा आपको। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव। तो यू विल गेट हियर निगेटिव एक्सीलरेशन।
और ये जो निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन को डिसेलेरेशन भी बोला जाता है। याद रखना, मैं यहां लिखता नहीं हूं, तो एक्सीलरेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन जो मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो वो टाइम पे वो टर्म जो आती है उसको डिसेलेरेशन बोला जाता है। एक्सीलरेशन, डिस्केलरेशन, लाइक दैट। कोई डिस्केलरेशन बोलता है, कोई डिसेलेरेशन बोलता है। तो याद रखना, निगेटिव एक्सीलरेशन इज डिसेलेरेशन। तो एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो नेचुरली चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल। अब जब फाइनल ग्रेटर है और इनिशियल स्मॉलर है तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, और अपॉन टाइम तो ये पॉजिटिव आने वाला है आगे। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज, देखो चेंज इन वेलोसिटी बोले तो एक वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम, टाइम में मेजर किया जाता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी इसको लिखने वाले मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा भी लिखने की पद्धत है। ये जनरली सीबीएसई बोर्ड में ऐसा लिखते हैं, स्टेट बोर्ड में ऐसा लिखते हैं, बट आजकल नए सिलेबस में दोनों से इसमें दोनों सिंबल यूज में लाते हैं। तो दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट है। 11th के सिलेबस में डायमेंशनल एनालिसिस भी है, फिर हर एक क्वांटिटी के डायमेंशंस कैसे निकालते, व्हाट इज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब 11th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा तो टाइम पे आपको डायमेंशनल एनालिसिस भी मैं बताने वाला हूं। तो बेटा ये बेसिक हो गया। बेसिक मतलब क्या, मोशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, निगेटिव एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन क्या होता है। तो ये सब पढ़े हैं तुम लोग, बट जस्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ही अपनी 11th के एक्चुअल सिलेबस के तरफ जाने वाले। और मोशन के बारे में तुम लोग क्या पढ़े हो, कुछ तो भी पढ़े, याद है, मोशन बोले बराबर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो एक पूरा चैप्टर है 11th के सिलेबस में, वहां डिटेल देखने वाले हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ स्टेटमेंट ही देखे हैं, और वही स्टेटमेंट दोबारा एक बार समझा रहा हूं आपको। डिटेल जब पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये पूरा डिटेल देखने वाले हैं। ये एंट्रेंस एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और 11th के सिलेबस में भी वो चैप्टर है। बट एट प्रेजेंट थोड़े से लॉज के बारे में रिवाइज कर लेते। फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है उसको। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। आप लोगों ने तो रट्टा किया था, मगअप करके आपने एग्जाम में लिख लिया भी होगा, यदि पूछा होगा तो। नई बोर्ड के फाइनल एग्जाम में पूछा होगा तो स्कूल्स के जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, तो ये एग्जाम में आप लोगों का कहा ना कहा पूछा होगा, तो आप लोगों ने लिखा भी होगा। बट कितने लोगों ने समझ के लिखा, आई डोंट नो। बहुत लोग तो कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती तो रट्टा कर लेते हैं। अच्छी भी बात है, मार्क्स मिलते हैं, वो मार्क्स मिलते हैं, वो टाइम पे वो देखता नहीं इसने रट्टा करके लिखा कि समझ के लिखा है। समझ के लिखने वाला जो रहता है वो लगे तो इधर उधर वर्ड्स होते हैं, जो रट्टा करके लिखता है तो इतना बराबर लिखता है कि हम लोग बराबर पहचान लेते हैं कि स्टेटमेंट में बिल्कुल इधर का उधर कुछ भी नहीं हो गया, एक भी वर्ड इधर के उधर नहीं होगा, एज इट इज टेक्स्ट बुक का लॉ का स्टेटमेंट है। तो समझ लेना ये लड़के ने समझा कम है और रट्टा ज्यादा किया है और लिख लिया है। यानी हम भी ऐसा कभी कभी करते थे हमारे जमाने में, जब समझता नहीं था तो रट्टा करना है, कुछ कंसेप्ट रट्टा करो, मार्क्स मिलना है, हाँ उसको मिलाना है। मारवाड़ी पैटर्न भी बोलते थे वो जमाने में। तो आपको क्या मिलना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हायर क्लासेस में तो वो डिटेल समझ भी गए। तो बोलने का मतलब ऐसा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहला लॉ आपने याद भी किया होगा, मगअप किया होगा, रट्टा किया होगा। अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। कोई बोलते हमने रट्टा किया, कोई बोलते हमने मगअप किया, कोई बोलते हमने याद किया। तो कुछ भी करे, आपने किया, मार्क्स मिले, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अभी वो चलेगा नहीं, क्योंकि जब एप्लीकेशन आता है तो वो समझना बहुत जरूरी है। वहां एप्लीकेशन नहीं था तो आपने रट्टा करके लिखा तो भी चला। अभी अपने को एप्लीकेशन समझने के लिए वो लॉज समझना बहुत जरूरी है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, पहले मैं थोड़ा सा इधर उधर का समझा देता हूँ लॉज के बारे में, बाद में मैं स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। क्या होता है
कि कोई भी बॉडी, यदि आपने फॉर एग्जाम्पल ये चौक है, ये चौक मैं यदि ऐसा रखता हूं तो ये चौक ऐसा ही रहेगा जब तक इसको कोई यहां से उठा के दूसरे इधर रखता नहीं। या एखादे टेबल पे डस्टर रखा हुआ है, वो डस्टर आज से लेके कल तक, परसों तक वैसा की वैसा ही रहेगा जब तक कोई उसको उठा के रखेगा नहीं, या जाते आते कोई वो टेबल को धक्का मार के गिराता नहीं, या आंधी तूफान आके वो टेबल हिलकर वो डस्टर गिरता नहीं। बोलने का मतलब ये जो है उठा के रखना, कोई धक्का मारना, एकदम आंधी तूफान आके वो गिर जाना, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस जब तक उसके ऊपर एक्ट होता नहीं तब तक वो डस्टर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, यानी उसकी टेंडेंसी है टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट। बोलने का मतलब ऐसा, ये चौक भी वैसा, ये चौक मैं हाथ के ऊपर रखता तो ऐसा के ऐसा ही रहेगा जब तक मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा या उसको उठाऊंगा नहीं, कोई आके उसका धक्का मार के गिराएगा नहीं। मतलब दिस चौक हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट मतलब अवस्था, जिस अवस्था में हूं मैं उसी अवस्था में रहूंगा, मेरे को कोई हिला नहीं सकता है। एक आधे बार आपको कुछ काम करने का जान पे आता है और आपकी मम्मी आपको आवाज देती है तो आप अनसुना करते हैं, तो क्या करते हैं आप? स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन करते हैं आपकी। हाँ, और जब आपको मम्मी के आगे पापा की आवाज आती है तो आप अपनी स्टेट ऑफ अवस्था, जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर होती है। हाँ, तो वो टाइम पे आपको उससे कम भी आवाज रही तो भी सुनाई आती है, क्योंकि वो पापा की आवाज होती है। तो याद रखो कि टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, पहला पॉइंट तो यह है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। कोई भी बॉडी है वो बॉडी को अपनी अवस्था कायम रखने का, स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन रखने का गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। गुणधर्म मैंने मराठी हिंदी में बोला है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मतलब एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट, बराबर है, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल मतलब बाहर का, अनबैलेंस्ड मतलब कम ज्यादा फोर्स, यानी धीरे से धक लो तो भी गिर जाएगा, जम से उसको ढकेल दो तो भी गिर जाएगा। मतलब एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ये स्टेटमेंट है, कोई भी बॉडी है तो कोई भी बॉडी की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल यानी बाहर का, अनबैलेंस यानी कम ज्यादा, तो कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वो बॉडी के ऊपर एक्ट होता नहीं तब तक वो बॉडी जगह से हिलती नहीं, मतलब अपना जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो मेंटेन रखती है। ये पहला पॉइंट। और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेंगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगी, जब तक उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होता नहीं तब तक। तो ये पहला तो पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेंगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको रोकता नहीं। ये समझने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत जाता है, तो बहुत ईजी है। आपको मालूम है, आप यदि कोई व्हीकल चला रहे हो तो उसको रुकाने के लिए ब्रेक दबाना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपको लगाना पड़ा। आप कैरम खेलते हो तो कैरम का कॉइन जब फ्लिक करते हो तो आगे जाता है, सरफेस यदि रफ रहा तो आगे जाके थोड़ा रुक जाएगा, मतलब वहां फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर। यदि आपने वो जो कैरम बोर्ड है उसके ऊपर टाल डाला, मतलब पाउडर डाला और उसको स्मूथ बनाया तो और आगे जाएगा। यदि आप ऐसा सरफेस बना नहीं सकेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है। यदि आपने ऐसा सरफेस बनाया कि जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो आपने यदि वो कॉइन फ्लिक किया तो वो कॉइन आगे आगे जाएगा, रुकेगा ही नहीं। मतलब क्या? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। गाड़ी चलाते समय रुका रहे तो ब्रेक अप्लाई कर रहे, वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। एट द सेम टाइम टायर्स और रोड सरफेस के ऊपर का फ्रिक्शनल फोर्स भी काम में आता है। बोलने का मतलब ऐसा कि एवरीबॉडी हैज अ टेंडेंसी। अब मैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बताता हूं तो देखो कितना इजीली समझेगा। एवरीबॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट
or of uniform motion unless and until some external unbalanced force is applied on it. देखो अब समझ में आया होगा. तो क्या स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का? एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion unless and until some external force is applied on it. This is called law of inertia also. आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था. ऐसा ग्लास लेते, पोस्ट कार्ड लेते. पोस्ट कार्ड हमारे जमाने में हमने बहुत देखा है. आप लोगों ने तो आजकल ये मैसेज और व्हाट्सएप इसमें पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, ये सब आप भूल गए हो, क्योंकि वो लेटर में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था, भावनाएं व्यक्त होती थी, पिताजी को क्या लिखना, मम्मी को क्या लिखना, और वो राइटिंग प्रैक्टिस. आजकल तो मैसेज की दुनिया है, लेटर भूल गए, और उसमें भी बहुत शॉर्टकट भी मैसेज की भाषा है. मैसेज के लैंग्वेज में तो बहुत सारा शॉर्ट लिखते हैं. जय श्री कृष्ण, जय एस के लिख लिया, थैंक यू क्या क्या लिखते हैं. और ये तो छोड़ो, अंग्रेजी के पेपर में, इंग्लिश का पेपर होता है तो उसमें ऐसे लिखते समय भी आप शॉर्टकट लिखते हैं जिसमें आपके नंबर जाते. मैसेज की लैंग्वेज वहां नहीं चलती, याद रखना. 12th में भी तो 10th में भी ऐसा बहुत लोगों ने लिखा है. मैसेज की लैंग्वेज इंग्लिश के पेपर में यूज किया है, ऐसे लिखते समय, लेटर लिखते समय, और वो काम नहीं, उसमें मार्क्स जाते हैं. तो शॉर्टकट की दुनिया आ गई, आप शॉर्टकट में यूज करते हो, बात अलग है. तो पहले हमारे जमाने में पोस्ट कार्ड आता था. तो ठीक है, पोस्ट कार्ड जिन्होंने देखा नहीं होगा तो सादा कार्ड देखिए. तो ये जो हार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड होता है, ये कार्डबोर्ड छोटा ऐसा लिया, वो यदि ग्लास के ऊपर रखा और उसके ऊपर कॉइन रखा, हेवी कॉइन, 5 का समझ लो, 5 रुपए का जो कॉइन आता है वो रखा, या 10 रुपए का कॉइन, और आपने यदि वो पोस्ट कार्ड को फ्लिक किया तो वो कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाता है, पोस्ट कार्ड के साथ नहीं जाता है. मतलब वो जो कॉइन है, वो कॉइन को टेंडेंसी है टू मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो एक एक्सपेरिमेंट आपने शायद लोअर क्लासेस में देखा भी होगा. तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion unless and until some external unbalanced force is applied on it. This is Newton's first law of motion. अब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, जब सिलेबस आएगा उसमें बताऊंगा. अब इसमें सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इतना ही बताऊंगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और बॉडी का मास m है. तो m इंटू वी फाइनल मोमेंटम होगा. ऑफकोर्स अभी जो जनरल में भाषा बात कर रहा हूं, ये सब में लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम, आगे चल के एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाता है. अभी मैं फिलहाल लीनियर के बारे में बात कर रहा हूं. तो फाइनल लीनियर मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम जो आप अभी तक पढ़े हैं, तो m इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, बॉडी का मास सेम है और बॉडी अलॉन्ग लाइन मूव हो रही. तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स. ये आप लोग पढ़े थे, और उसमें आपने F इज इक्वल टू m इंटू ए एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इसके बारे में बहुत डिटेल देखने वाले हैं 11th के सिलेबस में. फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मतलब क्या, जो भी एक्शन होता है उसको रिएक्शन की जरूरत होती है. सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट. जिस प्रकार से बोलते हैं वैसे टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. महात्मा गांधी वाला नहीं, ये गाल में मारा तो ये भी गाल में मारो, ये गाल में किसने मारा तो अपन दूसरे हाथ से अपन उसको मारते हैं. तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आप लोगों को गालियां बिल्कुल नहीं आती है, मेरे को मालूम है. अब बहुत संस्कार वाले लड़के हैं. कहाँ गालियां, आपके मम्मी पापा को पूछो कि आपका बेटा गालियां देता क्या, बोलते बिल्कुल नहीं. और आप, मेरे को भी मालूम है, आप बिल्कुल गालियां देते नहीं. ये मेरे को भी और पापा को इसलिए मालूम है कि हमारे सामने आप देते नहीं, बराबर है. बट किसने यदि आपको एक गाली दिया तो आप उसको दूसरी गाली जो देते हैं वो इससे भी पावरफुल होती है. मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मैं तो इक्वल बोला, वो तो इक्वल से भी ग्रेटर रहती है. तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जहां एक्शन है वहां रिएक्शन है, मतलब अपोजिट फोर्स.
अपोजिट फोर्स, सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट। एक जस्ट समझने के लिए, आपको मालूम है आप तैरते होंगे तो जब स्विमिंग करते हैं आपको आगे जाना है तो हाथ से आप पानी पीछे ढकेलते हैं, तब कहा आप आगे जाते हैं। तो मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसा ही रॉकेट जब जाता है तो रॉकेट के निचले हिस्से में फ्यूल भरा हुआ रहता है और ये फ्यूल गैसियस के फॉर्म में जब नीचे आता है तब रॉकेट ऊपर जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज मैंने क्या क्या आपको ये वीडियो में बताया, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा क्योंकि आगे चल के बहुत ज्यादा करना है और ज्यादा एकदम डाइजेस्ट भी होना जरूरी है इनिशियल स्टेजेस में। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, बाद में बताया व्हाट इज एक्सीलरेशन और बाद में न्यूटन्स के तीनों लॉज बताए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्टेटमेंट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन याद रहना जरूरी है। और जब सिलेबस होगा तो सिलेबस में मैं और आपको लिखा के भी देने वाला हूं बाद में। एट प्रेजेंट सिर्फ ये वीडियो देखना, उसको एंजॉय करना, वीडियो को बार बार समझ के। अभी कोई आपका सिलेबस यानी स्कूल कॉलेजेस शुरू नहीं हुए हैं तो बार बार उसको एंजॉय करना, एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, ये याद रखो। तो आपको ये आज का वीडियो भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है सो दैट मैं मोटिवेट हूँगा। मैं तो ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ, तो आपके मोटिवेशन के लिए मुझे और कुछ एनर्जी और आएंगी और मैं आगे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको डालूंगा। मैं उमेश सर आपको मौली कोचिंग मेरे चैनल से ये वीडियो लेक्चर्स देने वाला हूँ और दे रहा हूँ।